बायोलॉजी की बात करें, इसकी बायोलॉजी, अगर बायोलॉजी की बात करें जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, जीव विज्ञान। ठीक है, क्या जीव विज्ञान किस क्लास का? क्लास 11। ठीक है, जीव विज्ञान। अगर जीव विज्ञान की हम बात करें बायोलॉजी, ठीक है, तो बायोलॉजी के जनक किसको कहते हैं? सबसे पहले तो किसी को यही नहीं पता रहता कि बायोलॉजी के जनक कौन है। आधेयों को तो यही नहीं पता रहता कि बायोलॉजी के जनक कौन है। हाँ, अगर हम ये पूछें कि बायोलॉजी को कितने भागों में बांटा गया तो सब बता देंगे। कितने भागों में? 2 भागों में। कौन कौन सा? जूलॉजी और बोटैनी। जीव विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, ये सब बता देंगे। अब हम पूछें कि जीव विज्ञान के जनक कौन है तो ये भी बता देंगे, बॉटनी के कौन है तो ये भी बता देंगे। लेकिन पूछे कि भैया ये बताओ जीव विज्ञान के जनक कौन है, जीव विज्ञान के जनक कौन है, नहीं बता पाएंगे। ठीक है, तो एक चीज़ ये ध्यान रखना कि जीव विज्ञान के जो जनक हैं उनको कहते हैं कौन? अरस्तु। जो जीव विज्ञान के जनक हैं वो कौन है? अरस्तु। मतलब अरस्तु ने ही जीव विज्ञान की खोज की थी। इसके बाद इन्हीं ने क्या किया हुआ था? इन्हीं ने ही किसकी खोज की हुई थी? जंतु विज्ञान की खोज की थी। किसकी? जंतु विज्ञान की। ठीक है, तो जंतु विज्ञान के जनक भी किसको कहते हैं? अरस्तु। किसको कहते हैं? अरस्तु। और वनस्पति विज्ञान के जनक किसको कहते हैं? थियोफ्रास्टस। किसको? थियोफ्रास्टस। ठीक है, किसको कहते हैं? थियोफ्रास्टस। ठीक, अब अगर बात करते हैं भाई कि जंतु और वनस्पति, मतलब वनस्पति जंतु विज्ञान के अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं? जंतुओं की। किसकी? जंतुओं की। और वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत किसकी स्टडी करती हैं? पेड़ पौधों की। ठीक है, अब अगर हम ये कहते हैं कि भाई ठीक है, हम जंतु विज्ञान के अंतर्गत हम जंतुओं की और वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत हम पेड़ पौधों की स्टडी करते हैं, ये ठीक है। लेकिन अब हम ये कहते हैं कि भाई जंतु हमारा किससे मिलकर बना है, पेड़ पौधे हमारे किससे मिलकर बने हैं? किससे मिलकर बने? तो हमारा जंतु जो है वो कोशिका से मिलकर बना है। किससे? कोशिका से। और पेड़ पौधे किससे मिलकर बने हैं? ये भी हमारे मिलकर बने हैं कोशिका से। किससे? कोशिका से। अगर बात करें कि भाई जंतु और पेड़ पौधे किससे मिलकर बने हैं, तो सब के सब बने हैं किससे? कोशिका से। अर्थात इनके बारे में पढ़ने से पहले हमको किसके बारे में जानने की जरूरत है? कोशिका से, कोशिका के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले जंतु विज्ञान की खोज किसने की? सॉरी, जीव विज्ञान की खोज किसने की? जंतु विज्ञान की खोज किसने की? और वनस्पति विज्ञान की खोज थियोफ्रास्टस। ठीक है, अब आते हैं किसके बारे में? कोशिका। क्यों? क्योंकि जंतु और पेड़ पौधे सब हमारे किससे मिलकर बने हैं? कोशिका से। ठीक है, तो अगर हम कोशिका की बात करें, ठीक है, तो कोशिका हमारी सबसे पहले तो ये पॉइंट में लिख दें, कोशिका। क्या? कोशिका। कोशिका की खोज किसने की? कोशिका की खोज किसने? कोशिका की खोज किसने? तो कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। अब कोशिका के अंदर केंद्रक की? न्यूक्लियस। ब्राउन। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी? कोशिका की खोज। लेकिन एक चीज और याद रखना, अभी
अभी यहाँ से क्लियर नहीं हुआ भाई? यहाँ हमने कह दिया कि कोशिका की खोज किसने की, ये तो तुमने बता दिया रॉबर्ट, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और था, कैसी कोशिका की खोज की? कोशिकाएं भी दो प्रकार की, कौन कौन सी? कौन कौन सी? तो ध्यान रखिएगा, इन्होंने जो खोज की हुई थी वो किस कोशिका की थी? मृत कोशिका। इसकी खोज की हुई थी, लेकिन कब की थी? अभी ये भी है, कब की थी? तो ये ध्यान रखिएगा, ये की थी 1665। कब की थी? 1665। तो ध्यान रखिएगा, कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। लेकिन कब की? 1665 में। किस कोशिका की? किसमें की? कॉर्क सेल में। किसमें? कॉर्क सेल में, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें कि कोशिका की खोज हो गई, ठीक है। अब ये किस कोशिका की हो गई? मृत कोशिका। अगर अब बात करते हैं कि भाई ये बताइए, जीवित कोशिका, जीवित, भाई मृत कोशिका हमको पता चल गई कि रॉबर्ट हुक ने की, लेकिन अब मृत कोशिका की खोज किसने की? मृत कोशिका की किसने की? किसने की? तो मृत कोशिका की खोज की थी, सॉरी, जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? ल्यूवेन। किसने की थी? ल्यूवेन हॉक। किसने की थी? ल्यूवेन हॉक, ठीक है। किसने की थी? ल्यूवेन हॉक। किसने की थी? ल्यूवेन हॉक ने। ध्यान रखिएगा, मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक, जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेन हॉक। ये ध्यान रखना, ये 11 का इंट्रो है। क्या है? 11 का इंट्रो, बिना इसके काम नहीं बनने वाला, ये ध्यान रख, ठीक है। तो जीवित कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक। अमृत ल्यूवेन हॉक ने। अमृत कोशिका की? रॉबर्ट। और जीवित कोशिका की? ल्यूवेन हॉक ने। इसके बाद अगर हम बात करें किसकी? जीवित कोशिका की सब कब हुई? अब इसके बाद अगर हम कोशिका की बात करें, किसकी? कोशिका। कोशिका, ये तो हमारी खोज का हो गया। कोशिका क्या है? कोशिका क्या है? क्या है कोशिका? बताओ, क्या है कोशिका? तो ध्यान रखिएगा, कोशिका क्या है बताए दे रहे हैं। कोशिका जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। क्या है? जीवों की एक संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, मतलब कोशिका एक है, ठीक है, उसके कार्य दो हैं। क्या? संरचनात्मक और क्रियात्मक। अब बात आती है कि भाई संरचनात्मक क्या है और क्रियात्मक क्या है? क्या? संरचनात्मक क्या है और क्रियात्मक क्या है? नोट करना है इसको, नोट करो, फिर इसको इरेज करके ऊपर पहुंचो। नोट भी करते जाओ, सुनते भी जाओ, ठीक है। अब कहता है कि ये संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कैसे है? क्या? जल्दी नोट करो, फिर आगे बताएं। जैसे लिखा है वैसे ही नोट कर लेना।
मैं छोटी यार बढ़ती ने यार नहीं याद नहीं रहता मैं मुझे बोला था ये आइस वाले भैया नहीं क्या होटल वाले थे उन्हें देख के मुझे लगा कुछ बंद है मैं लौट जाती मैं पूछने वाली थी लेकिन उनके साथ कुछ लड़कियां थी तो मैंने लिख दिया, समझे? लड़की लिखना है। चलो ट्यूबलाइट चेंज कर रहे हैं क्या? हो गया? पानी पीना पी लेना। आगे देखो, ऊपर का हो गया। हाँ अब देखो, अब क्या कह रहा है पता नहीं है। हो गया? अब देखो, अब इसमें कह रहा है कि भाई कोशिका क्या है? कोशिका, कोशिका क्या है? ध्यान से सुनना। कोशिका क्या है? जीवों की क्या है? संरचनात्मक और क्रियात्मक। मतलब यह संरचना का भी काम कर रही है और क्रिया का भी काम कर रही है। ये कैसे? दो काम। तो भाई पहले हम बात करेंगे संरचना की, ठीक है? पहले बात करेंगे संरचना की। तो जो कोशिका है, ठीक है, कोशिका क्या होती है? कोशिका भाई एक ही सेल होती है, उसी को तो कोशिका कहते हैं। सेल क्या है? सिंगल होती है। सेल क्या है? सिंगल है। और ये जो सिंगल सेल है ये क्या करती है? यह बार बार विभाजित होती है। क्या करती है? बार बार विभाजित होती है। एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार विभाजित होकर इतने बड़े शरीर का निर्माण करती है और एक संरचना देती है कि नहीं? अगर कोशिका विभाजित ना हो, क्यों? क्योंकि जब यूट्रस में, गर्भाशय में हमारा एक जाइगोट बनता है तो वो केवल एक सेल होती है, ठीक है? अगर वो सेल विभाजित ना हो तो क्या यूट्रस, गर्भाशय के अंदर बच्चा बनेगा? नहीं बनेगा। अगर बच्चा बनना है तो उसके लिए इस कोशिका को विभाजित होना पड़ेगा और जब विभाजित होगी तो वह एक उस सेल को एक आकार देगी, ठीक है? इसलिए कोशिका क्या करती है? सबसे पहले तो ये संरचना देने का काम करती है विभाजित होकर, ठीक है? इसके बाद क्रियात्मक। अब भाई सेल है तो हमारे बॉडी में कई प्रकार की सेल्स पाई जाती है, कई प्रकार की, और सारी की सारी सेलों का अलग अलग काम होता है। कुछ सेल का होता है जो थिंकिंग का काम करती हैं, कुछ सेल का काम होता है मैसेज को लेकर जाना, जैसे हमारे नर्व सेल, तंत्रिका तंत्र। अभी एक झापड़ खींच के मारे तो पता चल जाएगा कि गाल में पड़ गई। तुम्हें कैसे पता चला कि तुम्हें पिटाई लगी? कैसे? किसके द्वारा पता चला? तुम साइकिल में जा रहे हो, ठीक है, और साइकिल में जाते जाते पता चला कि साइकिल से तुम गिर गए, तो तुम्हें कैसे पता चला कि मेरे यहाँ दर्द हो रहा? किसके द्वारा? तो वहां पर नर्व सेल पाई जा रही है। वो नर्व सेल आपको मैसेज लेकर जा रही है कहाँ पर? ब्रेन में। हमारे यहाँ दर्द हो रही है तो नर्व सेल लेकर जा रही है। मैस्कुलर सेल जो आपके मैसेज को भेज रही हैं। इसके बाद हमारी जो स्पर्म और ओवा है वो भी एक सेल है। तो जितनी भी हमारी बॉडी है पूरी सेल से मिलकर बनी है।
और हमारी जो बॉडी है एक सिंगल सेल से मिलकर बनी है, जो विभाजित होकर बहुकोशिकीय और एक कोशिकीय जीवों का निर्माण करती है। तो यह क्या करती है? सबसे पहले संरचनात्मक इकाई का काम करती है। अब आ जाओ क्रियात्मक। क्रियात्मक का मतलब होता है क्रिया का करना। क्रियात्मक का मतलब क्रिया का करना। अब भाई सारी की सारी सेल्स होती हैं, सारी सेल अलग अलग काम करती हैं। कुछ सेल होती हैं जो सोचने का काम कर रही हैं, कुछ सेल होती हैं जो पचाने का काम कर रही हैं, कुछ सेल हैं जो लोकोमोशन का काम करवा रही हैं, कुछ सेल हैं जो पाचन का काम करवा रही हैं। अब जो डाइजेस्टिव सेल्स हैं वो अगर अपना काम करना बंद कर दें, अब जैसे हम चल रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, ठीक है, अब अचानक हमारे सामने ट्रक आ जाए, ठीक, और उसी समय हमारे हाथ पाँव की सेल काम करना बंद कर दिया, कह दिया हमें काम ही नहीं करना, क्या कर लोगे? अब ना मेरा पाँव काम कर रहा, ना हाथ काम कर रहा, अब हम ब्रेक कैसे लगाएं, साइड कैसे करें? क्यों? हमारी हाथ पाँव की सेल रुष्ट हो गई है। तो क्या गाड़ी मुड़ेगी? नहीं ना। तो उनका काम क्या है? किसी भी चीज़ को कंट्रोल करना या लोकोमोशन करना, ठीक। हमारे आंखों का काम देखना, और इसके पीछे ऑप्टिक नर्व्स पाई जाती हैं जो चीज़ों को ब्रेन तक लेकर जाती हैं। आंखों का काम है सामने आने वाली चीज़ों को दिखाना। अब वो अगर ना देखें तो क्या काम चलेगा? नहीं ना। तो हमारी पूरी की पूरी सेल अलग अलग काम करती है। इसीलिए कहा गया है कि जो कोशिका है वो जीवों की क्या है? संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, ठीक है, जो हमारी बॉडी को संरचना देता है और हमारी समस्त सेलों को क्रियान्वित करता है, हर कार्य में लगाता है, अलग अलग कार्यों को करते हैं। कोशिका जितनी भी क्रियाएं, जितनी भी, अगर तुमने मुझसे क्वेश्चन भी पूछा है, मुंह चलाया है, तो ये भी सेल के द्वारा है चला। अगर तुम्हारे बॉडी की आधी सेल काम करना बंद कर दे तो उसको कहते हैं पैरालाइज लकवा मारना। क्यों? क्योंकि आपके उस ऑर्गन की जो सेल्स हैं वो काम करना बंद कर चुकी, वहाँ के जो आपकी नर्व सेल थी उन्होंने काम करना बंद कर दिया, इसलिए आपको लकवा लगा। सेलों का काम करना अर्थात लकवा का लगना। आगे अब जो सेल होती हैं, सेल में विभाजन होता है। क्या होता है? सेल में विभाजन। तो अब देखो इसमें विभाजन कितने प्रकार का होता है। तो भैया इसमें विभाजन जो होता है, कोशिका में विभाजन होता है दो प्रकार का। पहला समसूत्री और दूसरा विषम सूत्री। अब सम और विषम दो आपने पढ़े होंगे मैथ में, सम संख्या और विषम संख्या। यहाँ हम बायोलॉजी में क्या पढ़ेंगे? सम। सम मीन्स क्या होता है? समान, और विषम मीन्स अलग अलग, ठीक है। सम सूत्री, अब सूत्री का मतलब होता है अलग होना, ठीक है, जो समान रूप से क्या हो जाए? अलग हो जाए, जिनमें किसी भी प्रकार का कोई भी अंतर ना हो, किसी भी प्रकार का कोई अंतर ना हो, उसको समसूत्री। विषम सूत्री जो अलग अलग प्रकार से, उसको हम क्या कहेंगे? विषम सूत्री। कैसे? अगर कोई भी कोशिका है, अब जैसे हम अपनी सेल ले लें, ठीक है, हमारी सेल के अंदर कितने गुणसूत्र होते हैं? हमारी सेल के अंदर कितने गुणसूत्र? 46 46 कितने होते हैं? 46। मनुष्य के अंदर 46 गुणसूत्र होते हैं, इधर 46, ठीक है। अब ये बन गया हमारा जाइगोट 2A। अब ये बन गया जाइगोट। इस जाइगोट को एम्ब्रियो में बदलना है, भ्रूण में बदलना है, ठीक है। अब इसमें विभाजन होना है। अब विभाजन होना है क्यों? क्योंकि हमारी जितनी भी बॉडी बनी है सब सेल से बनी है, और हमारे प्रत्येक बॉडी की सेल में 46 गुणसूत्र, ठीक है। तो अब इसमें विभाजन होगा, तो जब ये विभाजित होगी तो
कैसे विभाजित होगी? समसूत्री अगर विभाजन हो रहा है इसमें, इस जाइगोट में समसूत्री विभाजन हो रहा है, तो इसके द्वारा विभाजित होने वाली प्रत्येक सेल में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? 46 ही होगी। और ये कैसी दिखेगी? यह मदर सेल के ही जैसे दिखेगी। जैसे अगर इसी को हम ले लें समसूत्री विभाजन में, तो अमीबा, इसको अमीबा, जो अमीबा होता है, अमीबा समसूत्री विभाजन करता है, अर्थात दो भागों में विभाजित होकर वह दो नए जीवों का निर्माण करता है जो एक जैसे दिखाई देते हैं, अपने मदर के ही जैसे दिखाई देते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? समसूत्री विभाजन कहते। लेकिन अब आता है अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन क्या है? अर्ध में होता है आधा। क्या? आधा। अब जैसे हम लोगों में दोनों प्रकार का विभाजन होता है, ये ध्यान रखिएगा। अगर कभी आता है कि हमें कितने प्रकार के विभाजन पाए जाते हैं, तो हमने दो प्रकार के विभाजन, दोनों प्रकार के। कौन कौन सा? समसूत्री भी और विषम सूत्री। और इसी को हम बोलते हैं क्या? अर्ध। क्या बोलते हैं? अर्धसूत्री। ठीक है। अर्ध में क्या होता है? आधा। ठीक है। अब अर्धसूत्री विभाजन कैसा होगा? तो अब जैसे हम लोगों में दोनों विभाजन होगा, समसूत्री भी अर्धसूत्री। ठीक है। अगर हमें जाइगोट के बाद विभाजन हो रहा है तो वो समसूत्री होगा, लेकिन उससे पहले अगर गैमीट युग्मक में विभाजन हो रहा है तो अर्धसूत्री। क्यों? क्योंकि हमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। कितनी होती है? 46। लेकिन जब हमारे युग्मक का निर्माण होगा, युग्मक का मतलब हमारे शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण होगा, उस समय गुणसूत्रों की संख्या हमारी क्या? इतने में किसी को कोई दिक्कत तो बताओ है? इतना समझ में आ गया? ठीक। अब अर्धसूत्री विभाजन कैसे? अब जैसे हम हैं, ठीक है। अब हम हैं, हम ये हम मान लो हम ही हैं। क्या है? हम। क्या? प्रदीप। ठीक है। ये हम हैं। अब हम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 46। लेकिन अब हमारे जो युग्मक बने, उन युग्मकों में 23 गुणसूत्र हैं। क्यों? युग्मक में 23 गुणसूत्र क्यों होंगे? उसका कारण भी है। अगर इनमें हम 46 गुणसूत्र कर दें, कितने? 46। हम युग्मकों में 46 गुणसूत्र कर दें, तो ये तो हम है ना, है? अब आ जाओ फीमेल में। अब फीमेल में अगर आ गए, भाई हमारी मैडम है, उनमें भी युग्मक का निर्माण होगा, होगा कि नहीं? अब उस युग्मक में भी अगर हम 46 गुणसूत्र कर दें, तो 46 और 46 गुणसूत्र, भाई इसमें हमने समसूत्री विभाजन किया ना, तभी तो 46 है? तो जब 46 मिलेंगे तो कितने हो जाएंगे? 6 दूनी 12 और 4 दूनी 8, 92। अब ये बताओ, 92 का जो बच्चा पैदा होगा वो इंसान ही का होगा, है? क्योंकि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या तो 46 होती है, लेकिन हमारे बच्चे में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 92। अब ये बताओ, वो बच्चा है कि क्या है? क्या है? बताओ। क्योंकि मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46। मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46। अब हमारे बच्चे में गुणसूत्रों की, भाई क्योंकि इसमें समसूत्री विभाजन हमने किया, गमीट का निर्माण में 46 गुणसूत्र गए। अब ये जो बच्चा पैदा हुआ उसमें 92 गुणसूत्र है। ये बच्चा है कौन सा? भगवान तो हो ही नहीं सकता। बात समझ में आई? इसलिए जब युग्मक बनते हैं हम लोगों के अंदर, तो हम में अगर युग्मक बना तो ये बनेगा युग्मक क्या? स्पर्म के रूप में, शुक्राणु के रूप में, और इसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाएगी? अर्धसूत्री विभाजन के दौरान क्या हो जाएगी? 23 हो जाएगी। और फीमेल में भी गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाएगी? 23। और जब 23 गुणसूत्र फीमेल का और 23 गुणसूत्र मेल का मिलेगा, तब जाकर हमारा बच्चा पैदा होगा। उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? 46। जोड़ो, 3 3 6 और 2 2 4, 46 गुणसूत्र हो गए। अब ये इंसान ही का बच्चा है, हैवान का नहीं। क्यों? क्योंकि 46 गुणसूत्र किसमें पाए जाते हैं? इंसान। ठीक है। तो युग्मक के समय किसका निर्माण, किसका यूज किया हमने? अर्धसूत्री विभाजन का। लेकिन जब जाइगोट बन गया हमारा, ये हमारा 2n बन गया,
इसके बाद जो विभाजन चालू होगा वो कौन सा होगा? समसूत्री। क्यों? क्योंकि अब हमारे बच्चे के प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? 46 होगी। इसलिए वहां पर अब कौन सा विभाजन होगा? समसूत्री। इसलिए हम लोगों में क्या होता है? दोनों प्रकार के विभाजन पाए जाते हैं। अर्धसूत्री या समसूत्री विभाजन समझ में आ गया? नोट करना है। ये हेडिंग डलवा के लिखवा दें, लिख लो। हेडिंग डलवा के लिखवा दें तो क्लियर हो जाएगा, है ना? तो उसमें हेडिंग डाल लो, कोशिका का विभाजन। कोशिका का विभाजन, कोशिका का विभाजन हो गया। इसमें लिखो कोशिका, कोशिका दो प्रकार से विभाजित होती है। कोशिका दो प्रकार से विभाजित होती है। फर्स्ट नंबर समसूत्री, समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन डैश करके लिखो। इसमें विभाजित होने वाली कोशिका, इसमें विभाजित होने वाली कोशिका, कोशिका विभाजित होकर दो बराबर भागों में बंट जाती है। बंट जाती है, जो आनुवांशिक संरचनात्मक और क्रियात्मक रूप से अपने मदर सेल के समान होती है। जो आनुवांशिक, संरचनात्मक और क्रियात्मक रूप से अपने मदर सेल के समान। मदर सेल जानते हो ना, है? इधर अगर हमने इस अमीबा का विभाजन किया, ठीक है, तो ये जो अमीबा है अभी ये क्या है? मदर सेल है कि नहीं? ये क्या है? मदर सेल। अब इसको हमने दो भागों में बांटा, तो ये दो कोशिका में बट गई कि नहीं बट गई? एक ये हो गई और एक ये हो गई, दो में बट गई। पहले ये मदर सेल थी, लेकिन अब ये क्या बन गई? डॉटर सेल, पुत्री कोशिका। और ये वृद्धि करके क्या कर लेगी? एक पूर्ण कोशिका का निर्माण कर लेगी। लेकिन इनके जो लक्षण होंगे, चाहे संरचना में देख लो, चाहे क्रिया में देख लो, और चाहे आनुवांशिक रूप से देख लो, किसी भी तरह से देख लो, ये हूबहू अपने ही मदर के जैसे दिखेंगे, किसी भी प्रकार का अंतर नहीं। जैसे तुम लोग फोटोकॉपी करवाते हो, हैं? अगर अब मैं कहूँ कि इसकी तुम लोग फोटो खींच लो और फोटोकॉपी करवा के ले लो, तो अगर फोटो इसकी खींची और फोटोकॉपी करवा के आपने ली, तो पहली फोटो में इसमें कोशिका लिखा है, दूसरी फोटोकॉपी में कोशिका की जगह सेल लिखा होगा। ऐसा है क्या? नहीं ना। जैसा पहली बार निकली है फोटोकॉपी, वैसे ही बाकी निकलेंगी। एक प्रकार से हम कहें, तभी तो उसको फोटोकॉपी कहा गया है ना। और बायोलॉजी की लैंग्वेज में इनको क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोन। क्लोन का मतलब होता है हमारे ही जैसा। कई बार मूवी में सुना होगा, ये मेरे पापा की फोटोकॉपी, सुना है ना? है ना? क्यों? क्योंकि बाप को खड़ा कर दो और लड़के को खड़ा कर दो, ये केवल मूवी में होता है, मूवी में होता है, हकीकत में नहीं, है ना? बाप को खड़ा कर दो, लड़के को खड़ा कर दो, है ना? पता नहीं चलने वाला कि बाप कौन है और लड़का कौन है। उसे कहते हैं क्लोन। इसी तरह से
समसूत्री विभाजन में कौन बनते हैं? क्लोन। क्या बनते हैं? क्लोन। अर्धसूत्री विभाजन जो होता है उनमें गुणसूत्रों की संख्या अलग होने के कारण उनकी जो सेल होती हैं वो एक दूसरे से अलग होती हैं। क्यों? क्योंकि उनमें गुणसूत्र होते हैं, उनमें जो लक्षण पाए जाते हैं सब अलग होते हैं। बात समझ में आई? तो अब अगर बात आती है कि बताइए क्लोन किस में बनेगा या किस विभाजन में क्लोन बनेगा, तो किस में बनेगा? समसूत्री। किस में बनेगा? क्लियर है? नोट हो गया? हो गया? आगे बढ़े। चलो, तो इसमें विभाजन समझ गए। ठीक है, आगे ये कह रहा है कोशिका सिद्धांत। अरे सर अभी आपने विषम सूत्री नहीं दिखाया। समसूत्री हो गए? हाँ। अच्छा, विषम सूत्री। हेडिंग डालो अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन इस विभाजन में कोशिका के अंदर गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। आधी रह जाती है। समसूत्री में उदाहरण एग्जाम्पल लिख लेना। समसूत्री में एग्जाम्पल लिख लेना। अमीबा। और अर्धसूत्री में किसी को भी लिख लो, मनुष्य को लिख लो, है ना, पेड़ पौधों को लिख लो। लेकिन कुछ होते हैं पेड़ पौधे जिनमें लक्षण एक से हो गया। अब आता है कोशिका सिद्धांत। क्या? कोशिका सिद्धांत। हेडिंग डालो कोशिका सिद्धांत। अब कोशिका सिद्धांत क्या है? तो जो सिद्धांत यहाँ पर दिया गया है, कौन सा? कोशिका जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, ये है कोशिका सिद्धांत। लेकिन इस सिद्धांत को किसने दिया था? किसने कहा था कि जो कोशिका है वह जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है? अगर हम कोशिका को हटा दें आपके बॉडी से, आपकी बॉडी से कोशिका को बस हटा दें और किसी को नहीं, केवल कोशिका, तो क्या होगा बताओ? पता? यहो तक ना बचे, यहो तक ना बचे। ये जो बगल मत टंगा है। हाँ सर लेकिन इसमें हड्डियां तो बचेंगी। बेटा ये भी सेल बगल में, यहो तक ना बचे। आगे बताओ। क्यों? क्योंकि हमारी पूरी की पूरी बॉडी ही सेल है। सब पूरी की पूरी बॉडी ही सेल की है और हम सेल को ही हटाए दे रहे हैं। अब हम कहते हैं हम पूरे घर से ईंटा हटा दें, बताओ क्या बचेगा? जो सामान रखा है घर में क्या बचेगा? तो भाई हम घर की बात करें तो घर की कोशिका क्या है? ईंट। क्यों? क्योंकि पूरा घर ईंट से ही बना है। बना है कि नहीं? इसी तरह कोशिका हमारी क्या है? एक ईंट है जो हमारे पूरे बॉडी को क्या किए हैं? बनाए रखे हैं। अगर हम कोशिका को ही हटा देंगे, और कोशिका को कौन कंट्रोल करता है? कोशिका को भी कंट्रोल करता है कोशिका के अंदर पाए जाने वाला न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लिक एसिड कितने होते हैं? डीएनए, आरएनए। डीएनए हमारा पूरे कोशिका को कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस हमारे पूरे कोशिका को कंट्रोल करता है। तो कोशिका जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, ये किसने बताया?
है। तो ध्यान रखिएगा, इसको बताया था किसने? इसको बताया था, चलिएगा मर गया, याद आया कुछ? स्लाइडेन व स्वान, ये वैज्ञानिक है। कोशिका जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ये किसने सिद्धांत दिया था? स्लाइडेन और स्वान ने। इन दोनों ने ही मिलकर ये बताया था कि जीवों की जो कोशिका है वो क्या है? जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। तो लिख लो, कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। हो गया। अब आती है कोशिका के प्रकार। क्या? कोशिका के प्रकार। अभी केवल बेस ही बेस चल रहा है, ठीक है। कोशिका के प्रकार। अब भैया हमारे कोशिका कितने प्रकार की होती है? हमारे बॉडी में कोशिका कितने प्रकार की? दो। एक कोश की प्रोकैरियोटिक, केवल दो ही प्रकार की, दूसरी से तीसरी नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि या तो एक कोश का होगी, है ना, और एक से अगर दो हो गई तो बहुत कोश की। लेकिन अगर तुम कहो कि सर जी 1 से 1.5 हुई जाए, क्योंकि 1.5 होती ही नहीं, है ना, तो क्या होगी? या तो एक कोश की है या तो, ठीक है। तो जो हमारी कोशिका होती हैं, कोशिका के प्रकार होते हैं वो 2 प्रकार के हैं। तो हेडिंग डाल दो, कोशिका के प्रकार। कोशिका के प्रकार। कोशिका के प्रकार, इसको कल करना है, ठीक है। लेकिन इतना जितना आज करवाया है वो कंठस्थ करके आना है। कंठस्थ जानते हो ना कि नहीं?